हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला अकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले हम इस टॉपिक पर 2 वीडियो बन चुका है, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ 2 वीडियो में हमने पूरे डिटेल्स में कवर किया है। ये आपका तीसरा वीडियो है इस पार्ट का। इस वीडियो में हम मानव जनन क्या होता है, इसको पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम बात करेंगे जो इसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। हम उस क्वेश्चन को कराएंगे आपको। तो आप सब साथी लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो अगर आप सब चैनल पर नए विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों, परिवार या मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो वीडियो हम शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे काम करता है। जो गैमेटोजेनेसिस जो है, गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनन कोशिकाएं जो होती हैं वह गैमेट्स का निर्माण करती हैं, और यह युग्मनज जो होता है निर्माण की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा कोशिकाएं जो होती हैं वह क्रमशः शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु एक विकसित करती हैं। जो इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वह जनन कोशिकाओं को गैमेट्स का निर्माण होता है, और इसमें जो युग्मनज का निर्माण होता है वह एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा, मेल एंड फीमेल जो होते हैं क्रमशः स्पर्म और एग विकसित करती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों युग्मक जनन की जो प्रमुख फेज होते हैं लगभग एक समान होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। युग्मक जनन के जो होते हैं निम्नलिखित फेज होते हैं, इनको हम इनके फेज के बारे में बात करते हैं जो कि एक समान होते हैं। इनकी जो फेज होती है यहाँ पर देख लीजिए 3 फेज होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला फेज है कि गुणन चरण जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है वृद्धि चरण जिसे बोलते हैं ग्रोथ फेज, तीसरा है परिपक्वता चरण जिसे बोलते हैं मैचुरेशन फेज। यह जो चरण है ये क्रमशः आता है, मतलब एक के बाद एक प्रक्रिया आती है। जैसे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज आता है, उसके बाद ग्रोथ फेज देखने को मिलता है। मैचुरेशन फेज क्या होता है? परिपक्व चरण मिलता है जो कि 18 वर्ष के बाद देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस से बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन्हीं के भाग में आगे है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या कार्य है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो टेस्टिस होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है इसमें, और यौन के बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल शुरू होता है और जीवन भर जारी रहता है। बात तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो टेस्टिस होता है वृषण, वह शुक्राणु स्पर्म्स का निर्माण करता है, और यौन के बाद जो होता है इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल शुरू हो जाता है जो कि जीवन भर चलता रहता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के चरण। स्पर्मेटोजेनेसिस के फेज कितने होते हैं इनकी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रजनन चरण जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा हो गया ग्रोथ फेज जिसे बोलते हैं वृद्धि चरण। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो इसके आगे और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का फिगर लगा हुआ है। तो ये जो तीसरा फेज है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे परिपक्व चरण है, और चौथा जो होता है अंतःकरण चरण फेज स्पर्मियोजेनेसिस। ये 4 टाइप के चरण इसमें होते हैं। बात करते हैं हम इनके फिगर के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से यहाँ डिवीजन करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया ना। सबसे पहले जो फेज है स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाता है जो कि मियासिस फर्स्ट में डिवीजन करता है। मियासिस फर्स्ट फेज होता है, इस पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है यहाँ से 2 फॉर्मेशन में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है।
2 भागों में डिवाइड होने में यहाँ से मियासिस सेकंड हो जाता है। मियासिस सेकंड होने के बाद यहाँ से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्रक्रिया है यहाँ से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर जो स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर बन रहा है, एक स्पर्मेटोसाइट्स 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। 2 भागों में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर एक भाग स्पर्मेटाइड्स का फॉर्मेशन यहाँ से प्रक्रिया हो रहा है, जो कि 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, कि जो यहाँ पर डिफरेंट फेजेस में दिखाया गया है। फिर वहाँ से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पर्मेटोटाइड्स से होता है शुक्राणु स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, रिलीज हो रहा है स्पर्म, जो कि स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है यहाँ से। यही प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, बेसिक से देख लीजिए। यहाँ पर पहले स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेज है, इसमें न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। पहले भाग को बोलते हैं मियासिस फर्स्ट। फिर ये भाग 2 भागों में डिवाइड होता है, इसे बोलते हैं मियासिस सेकेंड। फिर यहाँ से जो ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्पर्म का यहाँ पर रिलीज होता है। तो यह प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भी वही फिगर है जो कि आपको समझाने के लिए लिया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हो जो कि ये हेप्लॉइड है, जाइगोट का तो 2n स्ट्रक्चर है। तो ये स्पर्मेटोगोनी है। फिर यहाँ से जो डिवीजन कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। मियासिस फर्स्ट हो गया। मियासिस फर्स्ट होने के बाद यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। 2 भागों में डिवाइड होने के बाद यह जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ना। यह जो प्रक्रिया इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होने के बाद जो यह भाग 2 भागों में डिवाइड फॉर्मेशन कर रहा है। 2 भागों मतलब दोनों भाग 2 कर रहे हैं, 4 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। तो मियासिस सेकेंड की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। 4 भागों में डिवाइड होने के बाद जो फॉर्मेशन डिवाइड हो रहा है इसे बोलते हैं स्पर्मेटोटाइड्स की बन रहा है। यहाँ पर बनने के बाद यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस जो यहाँ पर स्पर्म निकल रहा है इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ का निर्माण कर रहा है, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, इसी के माध्यम से होता है। तो उसके 2 फेज उधर थे। एक फेज यहाँ पर आप देख लीजिए जो चरण मैचुरेशन फेज 3rd है। उसके बाद चौथा आ गया यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि अंतरकरण चरण के नाम से जाना जाता है। अंतरकरण चरण के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे बोलते हैं प्रजनन चरण ना। प्रजनन चरण में सबसे पहला पॉइंट हो गया कि यह चरण जो है स्पर्मेटोगोनी कोशिका को बार बार माइटोटिक विभाजन करता है। यह विभाजन जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। जो पहला चरण होता है यह स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं जो होती हैं बार बार डिवाइड करती हैं, और यह विभाजन जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। आगे हम बात करते हैं, पहला पॉइंट आप लोग देख लीजिए। यह प्रक्रिया जो है किशोरावस्था में शुरू होती है। जो पहला मैचुरेशन फेज है वो मल्टीप्लिकेशन फेज है। यह जो प्रक्रिया होती है यह किशोरावस्था में शुरू होती है। पॉइंट नंबर 2, विभाजन की नई स्पर्मेटोगोनी की कोशिकाएं बनती है। पॉइंट नंबर 3, इनमें से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो स्टेम सेल के रूप में रहती हैं, जो भविष्य में स्पर्म का निर्माण करती हैं। इनमें कुछ कोशिकाएं ऐसी पाई जाती हैं जो कि स्टेम सेल का निर्माण करती हैं, जो कि आपके भविष्य में आने वाले जीवन में स्पर्म का निर्माण या फॉर्मेशन करती हैं। आगे हम बात करते हैं जैसे इनमें जो अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का विकसित होती है। जो इसमें अन्य कोशिकाएं पाई जाती है इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का विकास होता है। बात करते हैं स्टेज 2 ग्रोथ फेज ना। बात करते हैं ग्रोथ फेज का कार्य क्या है। जो ग्रोथ फेज होता है पॉइंट नंबर 1, इस चरण में जो होता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का आकार बढ़ता है। इस चरण में आपको
हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि ग्रोथ फेज मतलब बढ़ना है। इस चरण में जो होता है स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसमें उनका आकार बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, कोशिकाओं में जो होता है साइटोप्लाज्म का संचय होता है जिससे वे पोषण प्राप्त करती हैं। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि जो कोशिका होती है डीएनए की प्रतिलिपि डीएनए रेप्लिकेशन होती है जिससे यह आगे के विभाजन के लिए तैयार होती हैं। आगे हम बात करते हैं यह जो चरण होता है शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को मायोटिक विभाजन से पहले होता है। क्या यह जो चरण होता है शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसके निर्माण फॉर्मेशन होने से पहले की प्रक्रिया मियोटिक विभाजन से पहले होता है। यह कोशिकाओं में परिपक्वता प्रदान करता है। यह जो प्रक्रिया होती है ये जो कोशिकाएं होती है उसमें मैचुरेशन का फेज देखने को मिलता है, परिपक्वता देखने को मिलता है। बात करते हैं थर्ड स्टेज का। मैचुरेशन फेज की प्रक्रिया क्या है? मैं परिपक्वता चरण। तो जो मैचुरेशन फेज होता है इसमें देखने को हमें मिलता है कि यह जो चरण होता है इसमें मेयोटिक विभाजन की प्रक्रिया के दौरान होता है। क्या यह जो प्रक्रिया होती है इसमें चरण होता है मेयोटिक विभाजन प्रक्रिया के बाद के दौरान होता है जहां प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में बदलते हैं। जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं और जो प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं। बात करते हैं जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं दूसरे मेयोटिक विभाजन से गुजरते हैं जिससे वे स्पर्मेटोटाइड्स का निर्माण करते हैं। क्या स्पर्मेटिड्स का निर्माण करते हैं। बात करते हैं तीसरा का जो स्पर्मेटिड्स होता है संरचनात्मक रूप से शुक्राणु बनाने के लिए विभिन्न परिवर्तन से गुजरते हैं। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं संरचनात्मक रूप से जो होते हैं शुक्राणु बनाने के लिए विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं और यह चरण जो होता है शुक्राणुओं को उनके परिपक्व और कार्यात्मक रूप से बदलने में मदद करते हैं। क्या यह चरण जो होता है शुक्राणुओं को उनके परिपक्व और कार्यात्मक रूप से बदलने में मदद करते हैं। आगे हम बात करते हैं अंतःकरण स्पर्मियोजेनेसिस। क्या आगे हम बात करते हैं अंतःकरण स्पर्मियोजेनेसिस। यह जो प्रक्रिया है यह चरण जो होता है मेयोटिक विभाजन की प्रक्रिया के दौरान होता है। क्या यह जो प्रक्रिया होती है इसमें मेयोटिक विभाजन की प्रक्रिया के दौरान होता है जहां प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में बदलते हैं। क्या जो कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में बदलते हैं। बात करते हैं आगे जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं दूसरे मेयोटिक विभाजन से गुजरते हैं जिससे स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है जो कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं जो स्पर्मेटिड्स होता है यह संरचनात्मक रूप से शुक्राणु बनाने के लिए विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो स्पर्मेटिड्स है संरचनात्मक रूप से शुक्राणु बनाने के लिए विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं। आगे हम बात करते हैं यह चरण जो होता है शुक्राणु को उनके परिपक्व और कार्यात्मक रूप से बदलने में मदद करता है। आपको यहाँ समझना होगा कि जो चरण होता है यह शुक्राणु को उनके जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तो वह उनको कार्यात्मक रूप में बदलने में मदद करता है। आगे हम बात करते हैं अब स्पर्म की स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की संरचना के बारे में बात करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्पर्म होता है एक पुरुष जननकोष क्या होता है जो नर के वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान बनती है। यह कोशिका जो होता है अंडाणु के साथ निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्मेदार इसी को माना जाता है। अब इनके विभिन्न भाग होते हैं तो विभिन्न भागों में सबसे पहले बात करते हैं हेड की। हेड जो होता है इसमें नाभिक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। जो हेड होता है इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है जो पिता के जीन को वहन करता है। क्या जो पिता के जीन को वहन करता है। सिर के ऊपरी विभाग को एक्रोसोम कहते हैं। जो सिर का एक ऊपरी भाग होता है सबसे उसे एक्रोसोम कहते हैं जो अंडाणु की दीवार को भेदने में मदद करता है। क्या जो अंडाणु की दीवार को भेदने में मदद करता है उसे हम अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का इमेज है। सबसे जो ऊपरी लेयर है इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे ऊपरी लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्रोसोम। एक्रोसोम यहाँ पर उपस्थित है।
सबसे ऊपरी लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरे भाग को उसकी जो दूसरी लेयर है उसे बोलते हैं एक्रोसोम। उसके बाद बोलते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, यहाँ देखो मिडिल पीस इन द माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो स्ट्रक्चर आप स्पर्म है, एक्सियल फिलामेंट है। सबसे पीछे वाले भाग को एक्सियल फिलामेंट के नाम से जानते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे ऊपरी भाग को यहाँ से लेकर यहाँ वाले भाग को बोलते हैं हेड। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को बोलते हैं मिड पीस। इस भाग को बोलते हैं मिड पीस। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट वाले भाग को बोलते हैं टेल, पूंछ के नाम, पूंछ बोलते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सबसे ऊपरी भाग है इसे एक्रोसोम बोलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये देख पा रहे हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है। ये आपका कार्य करता है जो कि स्ट्रक्चर आप है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्सियल फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस हो गया, एक्रोसोम हेड हो गया, इसे बोलते हैं सबसे पहले हेड, इसे बोलते हैं मिडिल पीस, इसे बोलते हैं टेल के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं ग्रीवा क्या है। ग्रीवा जो होता है स्पर्म की गर्दन, सिर और मध्य का भाग का नीचे का संधि होता है। जो ग्रीवा होता है यह स्पर्म की जो गर्दन होती है, सिर और मध्य के भाग के बीच की संधि है। यह छोटा और संकरा भाग है। क्या छोटा और संकरा भाग है जो सेंट्रियोल से युक्त होता है। क्या जो सेंट्रियोल से युक्त होता है। सेंट्रियोल जो होता है स्पर्म की पूंछ के गठन और गति के लिए आवश्यक माइक्रोट्यूब्यूल्स को व्यवस्थित करने में मदद करता है। क्या कहा गया है कि जो सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रियोल से युक्त होता है, सेंट्रियोल स्पर्म की पूंछ के गठन और गति के लिए आवश्यक माइक्रोट्यूब्यूल्स को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आगे हम बात करते हैं इसका जो मिडिल भाग है, मध्य भाग है, उसका क्या क्या कार्य होता है। बात करते हैं जो मिडिल भाग होता है स्पर्म का, मध्य भाग जो होता है वह ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है जो एटीपी का निर्माण करता है। यह ऊर्जा जो होता है स्पर्म की पूंछ फ्लैजेलम की गति प्रदान करता है। बात करते हैं ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है स्पर्म की गतिशीलता और अंडाणु तक पहुंचने के लिए होती है। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं जो सेंट्रल एक्सिस होता है। सेंट्रल एक्सिस में एक्सोनिम होता है। एक्सोनिम होता है जो फ्लैजेलम के साथ जुड़ा होता है। क्या जो एक्सोनिम होता है जो कि फ्लैजेलम के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। बात करते हैं आगे पूंछ, टेल। टेल का काम क्या है। टेल जो होता है, टेल जो है यह स्पर्म की पूंछ की एक लंबी पतली संरचना होती है जो स्पर्म की गति में सहायक है। यह भाग फ्लैजेलम कहलाता है। क्या बात करते हैं स्पर्म की पूंछ एक लंबी पतली संरचना। क्या बात करते हैं स्पर्म की जो पूंछ होती है एक लंबी पतली संरचना होती है जो स्पर्म की गति में सहायक होती है। यह भाग फ्लैजेलम कहलाती है। इसका मुख्य कार्य है कि स्पर्म की गतिशीलता प्रदान करना ताकि यह अंडाणु तक पहुंच सके। क्या स्पर्म की गतिशीलता प्रदान करना। क्या इसका मुख्य कार्य है कि स्पर्म की गतिशीलता प्रदान करना ताकि यह अंडाणु तक पहुंच सके। बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्लैजेलम का निर्माण जो होता है सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल से होता है जो कि 9+2 की व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। जो इनका फ्लैजेलम का निर्माण होता है वह सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है जो कि 9+2 की व्यवस्था के क्रम में लगे हुए होते हैं। बात करते हैं ऊर्जा स्रोत के बारे में ना। जो ऊर्जा स्रोत होता है पूंछ की गति के लिए आवश्यक, क्या पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होता है मध्य भाग के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पन्न एटीपी से होता है। फिर बात करते हैं जो लचीलापन होता है। लचीलापन पूंछ का लचीला और आंदोलन स्पर्म को तरल माध्यमों से तैरने में मदद करता है। क्या जो लचीला होता है मतलब जो वही उसका पूंछ होता है वह लचीला आंदोलन स्पर्म को तरल माध्यम से तैरने में मदद करता है।
आगे हम बात करते हैं oogenesis क्या होता है। oogenesis का वर्क क्या है। तो oogenesis जो होता है oogenesis वह प्रक्रिया है जिसमें मादा जननतंत्र के भीतर ओवम का निर्माण और विकास होता है। oogenesis वह प्रक्रिया है जिसमें मादा जननतंत्र के भीतर ओवम का निर्माण और विकास होता है। यह प्रक्रिया जो होता है ओवरीज में होता है जी और मियोटिक विभाजन के माध्यम से प्राइमोर्डियल जर्म कोशिकाओं से शुरू होकर परिपक्व अंडाणु का निर्माण करती हैं। जो oogenesis क्या प्रक्रिया होती है मादा जनन तंत्र में होता है जो कि वहाँ पर अंडाणु एग और एग का निर्माण और विकास करते हैं। जो कि यह प्रक्रिया ओवरीज के माध्यम से यह प्रक्रिया जो होती है ओवरीज के माध्यम से होता है जिसे माइटोटिक विभाजन बाद में माइटोटिक विभाजन के माध्यम से प्राइमोर्डियल जर्म कोशिकाओं से परिपक्व अंडाणु का निर्माण करती हैं ना कोशिकाओं से निर्माण करती हैं। बात करते हैं आगे हम बात करते हैं अब यहाँ पे आप देख पा लीजिए oogenesis का फॉर्मेशन कैसे किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ओगोनियम है 2 स्ट्रक्चर है। यहाँ पर माइटोसिस विभाजन हो रहा है जब यहाँ से प्राइमरी माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है ना प्राइमरी oocyte बन रहा है। फिर यहाँ पर से 2n मतलब हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से मियोसिस फर्स्ट में डिवीजन होगा फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हो रहा है और इसे बोलते हैं सेकंड बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से ये डिप्लॉयड है 2n जो है इसे डिप्लॉयड है ये भी डिप्लॉयड है। यहाँ पर है ये हिप्लॉयड है ये भी हिप्लॉयड है। यहाँ पर मियोसिस 2 का फॉर्मेशन अब हो रहा है। मियोसिस 2 का फॉर्मेशन ये सब हेप्लॉयड में बन रहे हैं सब हेप्लॉयड में की प्रक्रिया हो रही है। अब इतने भाग को बोलते हैं 3 पोलर बॉडीज के नाम से जाना जाता है। इसे 3 पोलर बॉडीज के फॉर्मेशन का जानता है। ये जो एक यान हेप्लॉयड बचता है ये जाकर ओवम का फॉर्मेशन करता है। ये जो होता है स्ट्रक्चर ये ओवम का फॉर्मेशन करता है। इसे बोलते हैं 3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वही भी स्ट्रक्चर है प्राइमरी oocyte oogenesis है जो कि ओगोनियम है 2n का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया मियोसिस सेकंड की प्रक्रिया। इन दोनों को बोलते हैं डिप्लॉयड। ये दोनों डिप्लॉयड हैं ये हेप्लॉयड की प्रक्रिया ए भी हेप्लॉयड सेकेंडरी पोलर बॉडी हो गया प्राइमरी पोलर बॉडी। यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होगा इसमें न्यूक्लियस और तरल उपस्थित हैं। इन तीनों भाग को बोलते हैं 3 पोलर बॉडीज के नाम से जाना जाता है जो कि फॉर्मेशन हुआ है। आगे बात करते हैं इनके मुख्य चरण होते हैं वही मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ये 3 अवस्थाएं देखने को इसमें भी मिलती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बात करते हैं जो प्रजनन चरण होता है मल्टीप्लिकेशन फेज ये प्राइमोर्डियल जर्म कोशिकाओं का विभाजन होकर उगोनिया का निर्माण करती हैं। आगे हम बात करते हैं इनके वृद्धि को चरण जो कि ग्रोथ फेज के नाम से जाना जाता है। जो ग्रोथ फेज होता है यह उगोनिया बड़ी होकर प्राथमिक oocyte बनाती हैं जो कि इस चरण में कोशिकाएं होती हैं आकार बढ़ता है उसमें पोषक तत्व जमा होता है। बात करते हैं परिपक्व चरण जिसे मैच्योरेशन फेज के नाम से जानते हैं। प्राथमिक oocyte जो होता है मियोटिक विभाजन के माध्यम से द्वितीयक oocyte सेकेंडरी oocyte और पहला पोलर बॉडी बनाता है। अंतिम मियोटिक विभाजन जो होता है वह ओवम का निर्माण करता है जो कि अंतिम जो पोलर बॉडी होता है वह अंडाणु का निर्माण फॉर्मेशन करता है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का इमेज। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली है अंडाणु की सुरक्षा प्रदान करती है।
इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं पोषण के लिए यौगिक सामग्री होता है। नाभिक में आनुवंशिक पदार्थ से डीएनए मौजूद होता है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। यहाँ फिगर लगा ये देख पा रहे हैं आप, न्यूक्लियस उपस्थित है ना। ये आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर फॉलिकल सेल उपस्थित, फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ जोन पेलिसीडिया, एक साइटोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियस उपस्थित है। एक ही स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का इमेज है। ये भी ह्यूमन ऑफेक, जो कि ह्यूमन ऑफेक का ओवम का स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना रेडिएट फॉलिकुलर सेल उपस्थित है, जो बाहरी लेयर है। यहाँ पर जोन पेलिसोइड जेली कोट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक लेयर सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, बाहरी आवरण को आघातों से बचाता है। इससे आप जो देख पा रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है। ये जो है न्यूक्लियस यहाँ पर उपस्थित है, न्यूक्लियस यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, जो कि जोन है, यह जोन जो है पेलुसिडा शुक्राणु के निषेचन में मदद करता है। कोरोना रेडिएटा पोषण, क्या कोरोना जो होता है रेडिएटा पोषण प्रदान करने वाला कोशिका की परत है। अंडाणु की औसत व्यास लगभग, क्या अंडाणु की औसत व्यास लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। जो एक का औसत व्यास होता है लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ले आएंगे इससे, ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भ्रूणीय विकास क्या होता है। वो नेक्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 12th चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेगा, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4 नंबर 5 नंबर में इन सबको ले आएंगे और पूरा कवर करेंगे। तो आप सब नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो आप सब बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।